हेलो फ्रेंड्स, लीगल बज़ नाउ.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज़ ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और लीगल बज़ ऐप पर आप प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, जैसा कि हम CPC में कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी क्रम में आज फिर से कुछ नया सीखेंगे। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आपको समन यानी समन क्या होता है। समन के बारे में डिस्कस करेंगे कि CPC में समन के बारे में क्या क्या प्रावधान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, प्री और मेंस दोनों परीक्षाओं में। तो सबसे पहले जानते हैं कि समन होता क्या है। समन न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश होता है। पहली कंडीशन, समन क्या होता है? कोर्ट के द्वारा जारी किया गया एक आदेश होता है जो प्रतिवादी के विरुद्ध किया जाता है। यानी जब कोई वादी है, न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत करता है तो जो कोर्ट है इसको, प्रतिवादी को समन इशू करता है। क्यों? क्योंकि वादी के द्वारा जो वाद में जो दावा किया गया है या कोई आरोप लगाए गए हैं तो उसकी प्रतिरक्षा में जो है प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित हो या उसके उत्तरों का जवाब दे। तो ये समन जो है प्रतिवादी के नाम जारी किया जाता है वादी द्वारा। इस तरह से जो ये प्रोसेस है, समन जो है एक कोर्ट का आदेश है और यह इसके एक टाइम पीरियड है। समन हमेशा जब जो वादी है उसके द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाता है तो उससे 30 दिनों के भीतर यानी 13 डेज यानी वाद दाखिल किए जाने से, यानी वादी द्वारा जब वाद दाखिल किया जाता है उससे 30 दिनों के भीतर प्रतिवादी के नाम समन की तामील करनी होगी, यानी समन जारी किया जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस है 13 डेज का। और समन एक आदेश है न्यायालय द्वारा जारी किया गया जो प्रतिवादी के विरुद्ध किया जाता है। वादी द्वारा जब वाद दाखिल किया जाता है तो उसकी प्रतिरक्षा में और उसके दावे का उत्तर देने के लिए प्रतिवादी को समन की तामील की जाती है और ये 30 दिन के भीतर करनी होती है वाद प्रस्तुत किए जाने की तारीख से। तो इस तरह से ये समन है, इसकी संक्षिप्त रूप में समन को समझ सकते हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, CPC में आप समन है उसके बारे में कहाँ क्या बताया गया है इसके बारे में जानते हैं कि समन जो है CPC में सेक्शन जो 27 है, सेक्शन 27 जो है उसमें हम जो पढ़ेंगे कि प्रतिवादी है उसके नाम समन किस प्रकार से भेजा जाएगा। उसी प्रकार से सेक्शन 28 यानी CPC का सेक्शन 28 कि अगर प्रतिवादी किसी अन्य राज्य के न्यायालय का क्षेत्राधिकार उसमें निवास करता है तो समन किस प्रकार से भेजा जाएगा। इस प्रकार से सेक्शन 29 है विदेशी जो समन होते हैं उनकी भारत में तामील किस प्रकार से की जाएगी, यानी विदेशी समन है उनकी तामील भारत में किस प्रकार से की जाएगी। तो इस तरह से समन से रिलेटेड है। उसी प्रकार से ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डर हमारा है 5 जो प्रतिवादी के समन की बात करता है। उसी तरह से ऑर्डर 16 है जो साक्ष्यों को समन और उनकी हाजिरी के संबंध में बात करता है। उसी तरह से ऑर्डर 16A अगर कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध साक्षी हैं तो उनकी हाजिरी के लिए समन किस प्रकार से जारी किया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें हम समन से रिलेटेड जो टॉपिक है इसमें आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेते हैं सेक्शन 27। सेक्शन 27 सेक्शन 27 का जो प्रारूप है वो बोलता है कि जो प्रतिवादी है उस पर समन की तामील किस प्रकार से की जाएगी, यानी प्रतिवादी को समन किस प्रकार से भेजा जाएगा। तो पहली कंडीशन इसमें बताई गई है कि जो प्रतिवादी है अगर वाद सम्यक रूप से प्रस्तुत किया गया है न्यायालय में, जो वादी के द्वारा अगर उसको सम्यक रीति से जो न्यायालय की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अगर वाद सम्यक रूप से प्रस्तुत हो चुका है तो ऐसी कंडीशन में वहाँ जो प्रतिवादी है उसको उपस्थित होने और दावे का उत्तर देने के लिए जो है समन जारी कर दिया जाएगा। और ये जैसा हमने पहले पढ़ा था कि 30 दिन के भीतर जो विहित रीति से जिस दिन वाद प्रस्तुत किया गया था उससे अधिक का नहीं होगा, यानी 30 दिन के भीतर आपको ये समन की तामील जो है प्रतिवादी पर करनी होगी वाद प्रस्तुत किए जाने से। तो इस तरह से ये समन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसी प्रकार से जो सेक्शन 28 सेक्शन 27 में हमने पढ़ लिया कि अगर वादी द्वारा सम्यक रूप
समग्र रूप से अगर वाद को सस्तित कर दिया जाता है तो 30 दिनों के भीतर जो है प्रतिवादी पर समन की तामील करनी होगी, अपने उसको न्यायालय में उपस्थित होने और अपनी प्रतिरक्षा में जो उत्तर पेश करने के लिए। इस प्रकार से अब आगे की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 28 जो है सीपीसी का, वह बात करता है कि अगर जो प्रतिवादी है वह किसी अन्य राज्य की न्यायालय की जो क्षेत्राधिकार है यानी अदर डिस्ट्रिक्ट यानी अन्य राज्य में निवास करता है, अन्य राज्य में अगर निवास करता है तो ऐसी स्थिति में समन की तामील, तो उस न्यायालय को समन भेज दिया जाएगा। यानी जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रतिवादी निवास करता है तो उस न्यायालय को समन भेज दिया जाएगा। और जिस न्यायालय को समन भेजा गया है, यानी जिस न्यायालय को समन भेजा गया है वह उस समन की तामील ऐसे कराएगा मानो उसके द्वारा ही समन निकाला गया है। तो ये प्रोसेस अपनाई जाती है कि अगर किसी प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है तो जो समन है उसको किसी अन्य राज्य के न्यायालय में जो है उसमें भेज दिया जाएगा, और वह अन्य राज्य का जो न्यायालय है जिसमें वो प्रतिवादी निवास करता है उसकी तामील ऐसे कराएगा जैसे समन उसी के द्वारा निकाला गया है। और इस प्रकार इसमें आगे ये प्रोसेस समझा जाएगा कि समन की तामील करवा दी जाएगी, और समन की तामील जब करवा दी जाती है अन्य राज्य में उस न्यायालय द्वारा, तो अभिलेख जो होगा उसकी एक प्रति को जिस न्यायालय ने उसको समन की तामील करवाने के लिए भेजा है उसको भेज दिया जाएगा। यानी अभिलेख एक भेजा जाएगा कि हमने आपके समन की तामील करवा ली है, और उस अभिलेख की एक प्रति को जिस न्यायालय ने समन जारी किया था उसको भेज दिया जाएगा। तो ये सेक्शन 28 है, इसका ये स्ट्रक्चर है कि अगर प्रतिवादी अन्य राज्य में निवास करता है तो क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 29। सेक्शन 29 है विदेशी समनों की भारत में तामील, यानी विदेशी समन जो होते हैं उनकी भारत में तामील कैसे की जाएगी, यानी विदेशी समन की तामील भारत में किस प्रकार से की जाएगी। तो विदेशी समनों की तामील, यानी विदेशी समनों की तामील के बारे में सेक्शन 29 प्रोविजन करता है। तो इसमें बताया गया है कि ऐसे सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन जो भारत के भाग हैं परंतु जिन पर सीपीसी का विस्तार नहीं है, यानी ऐसे सिविल कोर्ट हैं या कोई राजस्व न्यायालय है, रेवेन्यू कोर्ट, तो उनके द्वारा जो जारी किए गए समन जिन पर ऐसे क्षेत्रों पर जिन पर किसका विस्तार नहीं है, सीपीसी का विस्तार नहीं है। जैसे हम बात कर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर, तो उसको सीपीसी का विस्तार पहले नहीं था, तो ऐसी कंडीशन में समन की तामील कैसे की जाएगी, तो ये इसमें सेक्शन 29 में बताया गया है। तो ऐसे समन ऐसे न्यायालय द्वारा जारी किए गए हैं जो भारत के बाहर स्थित हैं, और भारत सरकार द्वारा पहली कंडीशन तो है ही कि जो ऐसे क्षेत्र जो भारत का तो भाग हैं, भारत के भाग हैं, पहली कंडीशन लेते हैं विदेशी समनों की तामील करवानी है, ऐसे समनों की तामील करानी है, चाहे वो सिविल न्यायालय द्वारा निकाले गए हों या रेवेन्यू न्यायालय द्वारा निकाले गए हों, ऐसे क्षेत्र जिस पर सीपीसी का विस्तार नहीं है। दूसरी कंडीशन, ऐसे न्यायालय द्वारा जारी किए गए जो भारत के बाहर स्थित हैं, भारत के बाहर स्थित न्यायालय द्वारा करवानी है, यानी भारत के बाहर स्थित हैं जो भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए गए हैं, यानी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किए गए हैं और भारत के बाहर स्थित हैं, ऐसी कंडीशन में। ये दूसरी कंडीशन। उसी तरह से तीसरी कंडीशन है अन्य ऐसे न्यायालय जिनके संबंध में भारत सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा करती है कि धारा 29 के प्रावधान, यानी जिसमें भारत सरकार जो है जिन्हें शासकीय राजपत्र जो होता है उसके द्वारा घोषणा करके, शासकीय राजपत्र के द्वारा घोषणा करके ये बताती है या ये दर्शाती है कि ये भारत सरकार के द्वारा ही स्थापित किए गए हैं सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग। तो ऐसे न्यायालय द्वारा, तो ऐसी कंडीशन यानी जो तीनों कंडीशंस हैं कि सिविल या रेवेन्यू न्यायालय द्वारा समन ऐसे क्षेत्रों में भेजा जाता है जहाँ सीपीसी का विस्तार नहीं है। दूसरी कंडीशन भारत के बाहर स्थित हैं लेकिन भारतीय सरकार के द्वारा जो है स्थापित किए गए हैं, यानी पावर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। तीसरी कंडीशन
या भारत सरकार ने किसी ऐसे न्यायालय को जिसके शासकीय राजपत्र में उसे भारत का न्यायालय घोषित किया है अधिसूचना द्वारा, इसके संबंध में भारत सरकार के अलग अलग उपबंध लागू हैं, तो ऐसी कंडीशन में तो ऐसे न्यायालयों पर समन की तामील कैसे की जाएगी? तो ऐसे न्यायालयों पर समन की तामील ऐसे की जाएगी कि जिन पर सीपीसी का विस्तार है, यानी जिन क्षेत्रों पर इनकी समन की तामील अगर करवानी होगी तो जिन क्षेत्रों पर सीपीसी का विस्तार है, यानी जिन क्षेत्रों पर सीपीसी का विस्तार है उन न्यायालय द्वारा समनों की तामील करवाई जाएगी। और मानो ऐसे समन की जो तामील है इस प्रकार से की जाएगी कि मानो उन्हीं के द्वारा समन निकाला गया है। याद रखें कि जिन न्यायालयों पर सीपीसी का विस्तार नहीं है या जो भारत के बाहर स्थित हैं लेकिन भारतीय सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं, या फिर भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा सेक्शन जिस पर 29 के जो प्रोविजन लागू होते हैं, तो उन पर समनों की तामील ऐसे क्षेत्रों के न्यायालय द्वारा करवाई जाएगी जिन पर सीपीसी का विस्तार है। ये याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है कि ऐसे क्षेत्रों पर जिस पर सीपीसी का विस्तार है उन न्यायालयों द्वारा ही ऐसे समनों की तामील करवा दी जाएगी। और ऐसे समनों की तामील ऐसे हो मानी जाएगी मानो वो समन उन्हीं न्यायालयों के द्वारा निकाला गया है। तो ये सेक्शन 29 प्रोविजन करता है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर 5 की, यानी इससे रिलेटेड है आदेश 5 ऑर्डर 5। ऑर्डर 5 है, इसका टाइटल है प्रतिवादी को समन। प्रतिवादी को समन, यानी प्रतिवादी को समन के बारे में जो प्रोविजन है आदेश 5 में है। तो इसका आदेश 5 का नियम 1, आदेश 5 का नियम 1 हम पढ़ते हैं। आदेश 5 का नियम 1 के अनुसार प्रतिवादी के नाम समन वाद सम्यक रूप से संस्थित हो जाने के पश्चात समन की तामील से 30 दिन के अंदर प्रतिवादी के उपसुनजात होने और दावे का उत्तर देने तथा प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करने के लिए निकाला जाएगा। मतलब इसमें वही प्रोविजन है जो हम सेक्शन 27 में पढ़े थे कि जब वाद सम्यक रूप से संस्थित हो गया है वादी द्वारा, तो ऐसी कंडीशन में जो प्रतिवादी है उसके नाम समन निकाला जाएगा और 30 दिन के भीतर, यानी 30 दिन वाली बात इसमें बताई गई है। क्यों? प्रतिवादी को अपने दावे का उत्तर देने, प्रतिरक्षा करने के लिए अपना कथन देने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में ये ऑर्डर 5 रूल 1 आपको बताता है। किंतु प्रतिवादी वाद पत्र के दाखिल किए जाने के बाद उपस्थित हो जाए और वादी का दावा स्वीकार कर ले तो समन नहीं निकाला जाएगा। इसमें एक कंडीशन भी बताई गई है ऑर्डर 5 रूल 1 में, कंडीशन। किंतु इसमें क्या कंडीशन बताई गई है कि अगर प्रतिवादी वाद पत्र में जो दाखिल किए जाने के बाद वह उपस्थित हो जाता है, यानी पहले से उपस्थित हो गया है प्रतिवादी जब दाखिल किया गया था वाद पत्र, जब दाखिल उसी समन निकाले जाने से पहले ही अगर वाद पत्र जब दाखिल किया गया था तो प्रतिवादी उपस्थित हो गया और उसने अपना दावा भी स्वीकार कर ले, तो फिर उसके नाम समन नहीं निकाला जाएगा, यानी फिर समन निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि अब समन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी वाद दाखिल किए जाने के बाद ही स्वयं उपस्थित हो गया था और उसने अपना लिखित कथन भी प्रस्तुत कर दिया। ऐसी कंडीशन में फिर न्यायालय द्वारा ये प्रक्रिया अपनाई नहीं जाएगी। ये प्रक्रिया तभी अपनाई जाएगी जब वह वाद दाखिल किए जाने के बाद उपस्थित नहीं हो जाता, और ये 30 दिनों के भीतर करना होता है। ये टाइम पीरियड है ऑर्डर 5 रूल 1। अब हम चलते हैं इसमें आगे की ओर कि परंतु यदि प्रतिवादी 30 दिन की उक्त अवधि के अंदर लिखित कथन प्रस्तुत नहीं करता, कंडीशंस आ गई है परंतु वाली। जो प्रतिवादी है, प्रतिवादी अपना जो रिटर्न स्टेटमेंट है, लिखित कथन जो है वह अगर मान लीजिए 30 दिन का टाइम पीरियड है और वह जो अपना लिखित कथन प्रस्तुत नहीं करता है, यानी प्रतिवादी ने अपना लिखित कथन 30 दिन के अंदर प्रस्तुत नहीं किया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में बताया गया है कि न्यायालय को फिर प्रतिवादी को अपने कारणों को अभिलिखित करना होगा, यानी
दर्शाना होगा, प्रस्तुत करना होगा कि वह क्यों नहीं कर पाया था, यानी कारणों को दर्शाना होगा। अभिलिखित कारण होंगे कि कोई इमरजेंसी कारण था या कोई ऐसा जिसके कारण वो उपस्थित नहीं हो पाया था, तो फिर न्यायालय उसको मैक्सिमम 90 दिन 90 डेज दे सकता है। यानी लिखित कथन दाखिल करने के लिए जो दिन नियत कर सकता है वो है 90 दिन। ये याद रखें कि मिनिमम तो है 30 दिन और मैक्सिमम है 90 दिन समन जो है प्रतिवादी के द्वारा समन का उत्तर देने के लिए। तो इस तरह से है कि यदि प्रतिवादी 30 दिन की उक्त अवधि के अंदर लिखित कथन प्रस्तुत नहीं करता है तो न्यायालय कारणों को अभिलिखित करने के बाद लिखित कथन दाखिल करने के लिए अलग से दिन नियत करेगा जो 90 दिन से अधिक नहीं होगा। तो ये 30 दिन और 90 दिन वाली बात रखें, याद रखें। जो है इसका मिनिमम पीरियड है 30 दिन लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवादी के द्वारा, और मैक्सिमम अगर वो कारणों से समाधान कर देता है न्यायालय का तो 90 दिन। यह है ऑर्डर 5 रूल 1 में सब हमने पढ़ा है। ऑर्डर 5 रूल 1 याद रखें। अब आगे की ओर चलते हैं। ऑर्डर 5 रूल 2 आदेश 5 नियम 2। आदेश 5 नियम 2 के अनुसार हर समन के साथ वाद पत्र की एक प्रति होगी। यानी जो भी समन भेजा जाएगा प्रतिवादी के नाम, जो भी समन भेजा जाएगा तो उसके साथ क्या अटैच होगी, वाद पत्र की प्रति। यानी समन के साथ वाद पत्र की जो प्रति है उसका जोड़ा जाना आवश्यक है, और ये एक कंडीशन है आदेश 5 नियम 2 में। याद रखें कि कभी भी समन अगर प्रतिवादी के नाम भेजा जाता है तो उसके साथ वाद पत्र की जो प्रति है जो वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वाद पत्र जो प्रस्तुत किया गया है उसकी एक फोटोकॉपी समन के साथ भेजी जाएगी, जिससे उसे प्रतिवादी को पूरी उस वाद के बारे में जानकारी हो सके। तो यह है ऑर्डर 5 रूल 2 में बताया गया है। इसके बाद आता है ऑर्डर 5 रूल 3 आदेश 5 नियम 3। आदेश 5 नियम 3। तो ऑर्डर 5 रूल 3 जो है क्या प्रोविजन करता है कि ऑर्डर 5 रूल 3 के अकॉर्डिंग समन वादी या प्रतिवादी को स्वयं उपस्थित होने के लिए निकाला जाता है। मतलब इसमें बताया गया है कि समन क्यों निकाला जाता है। समन जो है वादी या प्रतिवादी, मतलब इसका रीजन क्या है। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि प्रतिवादी के नाम ही निकल जाए, वादी के नाम भी समन निकाला जा सकता है। आदेश 5 नियम जो 3 है ये क्लियरफाई करता है कि जो समन है वादी या प्रतिवादी को उपस्थित यानी उपस्थित होने के लिए न्यायालय में निकाला जाता है, कि न्यायालय में उपस्थित हो और अपना जो है लिखित कथन और प्रतिरक्षा में जो भी जवाब है वह पेश करे। तो ये समन की कंडीशन है कि समन जो है क्यों निकाला जाता है, समन क्यों निकाला जाता है, आदेश 5 नियम 3 में ये बताया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर 5 रूल 4। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। आदेश 5 नियम 4। इसके अनुसार वे व्यक्ति ही न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए आबद्ध होंगे। यानी कौन से व्यक्ति हैं जो समन निकाले जाने पर उपस्थित होने के लिए व्यक्तिगत रूप से आबद्ध होंगे, किस लिए, उपस्थित होने के लिए। यानी इसमें पूछा गया है कि कौन व्यक्ति हैं जो न्यायालय में उपस्थित होने के लिए जो है व्यक्तिगत रूप से आबद्ध होंगे, कि उन्हें आदेश 5 नियम 4 के अंतर्गत अगर समन निकाला जाता है तो आपको व्यक्तिगत रूप से ही आबद्ध होना होगा। तो पहली कंडीशन है न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अधीन है। यानी पहली कंडीशन स्थानीय क्षेत्राधिकार, यानी अगर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अगर वो व्यक्ति रहता है तो वह व्यक्तिगत रूप से आबद्ध होगा समन की प्रत्युत्तर में उपस्थित होने के लिए। उसी प्रकार से न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रहता है किंतु न्यायालय से 50 मील से कम दूरी हो। यानी पहली तो है कंडीशन न्यायालय का क्षेत्राधिकार, दूसरी बाहर रहता है न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार से बाहर रहता है, लेकिन जो है 50 मील से कम दूरी है। यानी 50 मील की कंडीशन है इसमें, 50
मील, यानी 50 मील से कम दूरी पर रहता है, यानी 50 मील से कम दूरी पर रहता है। या यदि न्यायालय से 200 मील की, पहली कंडीशन 50 मील से दूर कम रहता है या 200 मील से दूर रहता है, 200 मील से दूर रहता है न्यायालय के क्षेत्र से, न्यायालय से, लेकिन उस दूरी से 5 बजे 6 भाग तक रेल या स्टीमर के साधन उपलब्ध हैं, यानी रेल आने जाने के, रेल या स्टीमर, याद रखें, रेल या स्टीमर के साधन उपलब्ध हैं आने जाने के लिए न्यायालय में। तो पहली कंडीशन तो है न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहता है तो व्यक्तिगत रूप से आबद्ध है वो व्यक्ति। उसी प्रकार से अगर न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रहता है लेकिन 50 मील से कम दूरी पर, तो वो आबद्ध है। अगर 200 मील, न्यायालय के क्षेत्राधिकार से 200 मील से तक की दूरी पर रहता है तो वहाँ से 5/6 भाग तक रेल या स्टीमर जो है, 5/6 जो भाग तक है इस दूरी का, उस तक रेल या स्टीमर के साधन उपलब्ध है आने जाने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को न्यायालय में समन के उत्तर में जो है व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आबद्ध है। तो ये ऑर्डर 5 रूल 4 इम्पोर्टेंट है बहुत ही, जो ये चीज़ों को, इसके जो फैक्ट्स हैं इनको बताता है कि व्यक्तिगत रूप से जो समन के जवाब में कब आबद्ध होगा। तो ये हमने पढ़ा और फिर से हम आगे कंटिन्यू करेंगे ऑर्डर 5 रूल 5 और उसमें फिर से कुछ नया सीखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।